नमस्कार दोस्तों, आप सभी देशवासियों को भारतीय सर्वधर्म पार्टी परिवार की तरफ से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों, आज आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा काफ़ी दिनों के बाद आपके बीच उपस्थित हुआ है। किन्हीं व्यक्तिगत समस्याओं की वजह से आपका यह छोटा भाई आपसे रूबरू नहीं हो पा रहा है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। दोस्तों, आज हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं और हम बात करना चाहते हैं कि न्यूज़ चैनल तो सभी देखते होंगे, न्यूज़पेपर सभी पढ़ते होंगे और आप सभी न्यूज़पेपरों में देख रहे हैं कि जल्द ही विश्व पटल पर आर्थिक मंदी छाने वाली है। और यह आर्थिक मंदी की आड़ में सबसे ज़्यादा उत्पीड़न आम नागरिकों का ही होना है। उन्हें बेरोजगार किया जाएगा, उन्हें संसाधन विहीन किया जाएगा, उनके वेतन भत्तों में कटौती की जाएगी। इससे हमारा और आपका परिवार अस्थिर होगा। वैसे भी हम आज अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में असमर्थ हैं, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं और न्याय पाने की तो गरीब आदमी उम्मीद ही छोड़ दे। यह प्रचलन मेरे देश में चल रहा है और अब यह जो मंदी आने वाली है, यह मंदी सिर्फ और सिर्फ आम नागरिकों के ऊपर ही टूटने वाली है। किसी नेता पर नहीं, किसी मंत्री पर नहीं, किसी विधायक पर नहीं, किसी नौकरशाह पर नहीं। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार और मध्यम वर्गीय परिवारों को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। नोटबंदी ने हमें सबसे ज़्यादा बर्बाद किया और जो रही सही कसर थी, कोरोना ने वो बराबर कर दिया। आज हमारी और आपकी कमर पूरी तरह से टूट चुकी है। हमारे देश में हर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं, हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होते ही रहते हैं और खूब वादे किए जाते हैं, लालीपाप बांटे जाते हैं। हम आम नागरिकों के साथ खड़े हैं, हम आम नागरिकों के लिए जी जान एक कर देंगे, लेकिन चुनाव होने के बाद आम नागरिकों को दूध में गिरी हुई मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिए जाते हैं। हमारा आम नागरिक फिर वहीं आकर के तिल तिल मरने को बेबस होता है। तो दोस्तों, आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा आपकी इन्हीं दुश्वारियों को जड़ से समाप्त करने के लिए पिछले 10 वर्षों से प्रयत्न कर रहा है, आपको जागरूक करने की चेष्टा कर रहा है कि आप जागरूक होइए, अपने संविधान के प्रति जागरूक होइए, अपने अधिकारों के प्रति आवाज़ उठाइए। अगर आपका कहीं उत्पीड़न हो रहा है तो डटकर उसका मुकाबला कीजिए, डटकर उस उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होइए, चाहे वो उत्पीड़न किसी के द्वारा ही क्यों न किया जा रहा हो, क्योंकि यह आपका संवैधानिक अधिकार है। आप जितना दबेंगे आपको उतना दबाया जाएगा और यही कारण है कि हमें आज़ाद हुए 75 वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन हम आज भी गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। कहने को हमारे देश में लोकतंत्रात्मक सत्ता है, प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी वही दम तोड़ जाती है जब किसी थाने में हम जाते हैं और थाना इंचार्ज के सामने हाथ बांध करके गिड़गिड़ाते हैं कि आप हमारी रिपोर्ट लिख लीजिए, आप हमारी FIR दर्ज कर लीजिए। वहाँ डेमोक्रेसी कहाँ चली जाती है? क्योंकि यहाँ हम और आप जागरूक नहीं हैं, हमें अपने अधिकार नहीं पता है। यही कारण है कि हमें एक थाना इंचार्ज के सामने हाथ बांध कर खड़ा होना पड़ता है, जबकि वह सरकार का नौकर है और सरकार हमारा प्रतिनिधि है, हमारी प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। यानी मालिक हम हैं, सरकार हमारी प्रतिनिधि है।
विधायक हमारे प्रतिनिधि हैं, सांसद हमारे प्रतिनिधि हैं, प्रधान हमारे प्रतिनिधि हैं। यह प्रजातंत्र है, लेकिन इस प्रजातंत्र में सबसे ज़्यादा दयनीय जो राजा है वही है। और आप देख रहे हैं, यह किसी बात से छुपा नहीं है। इसमें अगर आपका यह छोटा भाई कुछ गलत कर रहा हो तो आपकी हर दंड को फूकने को मैं तैयार हूं। कहीं से भी अगर मैं एक लफ्ज गलत कर रहा हूं तो हम आते हैं आज के इस मुद्दे पर। इस वैश्विक मंदी जो छाने वाली है, यह मंदी आखिर हम पर ही क्यों छाती है? इसलिए कि हम क्षणिक प्रलोभन में आकर अपना यह मताधिकार का प्रयोग कर देते हैं। हम जाति के रूप नाम पर भाग जाते हैं, हम धर्म के नाम पर भाग जाते हैं, हम आपसी प्रलोभन के नाम पर भाग जाते हैं जो कि क्षणिक होता है। हम अपने बच्चों के भविष्य को नहीं देखते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य किस बात को लेकर के उज्जवल होगा, किस कदम से हमारे बच्चों का स्वास्थ्य उज्जवल होगा, किस कदम से हमें न्याय उपलब्ध होगा, उसकी चिंता हम नहीं करते। हम चिंता करते हैं मंदिर की, मस्जिद की, गिरजाघर की, गुरुद्वारे की। और यही वह हमारी दुखती रस है जो इन राजनेताओं ने पकड़ के रखी है। और उस दुखती रस को आपसे छुटकारा दिलाने के लिए आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा पिछले 10 वर्षों से पहल कर रहा है, लेकिन आप हमारी बात पर भरोसा नहीं करते हैं। मैं आपका ध्यान उन खामियों पर आज केंद्रित कराना चाहता हूं जिस पर ध्यान दे करके आप इन राजनेताओं की, राजनीतिक पार्टियों की दोगली नीति को समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार हमारी संसद में, हमारी विधानसभा में दागी प्रतिनिधि का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। साल 2004 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे, अर्थात 14वीं लोकसभा में, तब हमारे संसद में 24% सांसद दागी थे, जिनमें गंभीर अपराध तक शामिल था। अति गंभीर अपराध में वो सजायाफ्ता थे, लेकिन वो संसद में हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 24% 14वीं लोकसभा में, यानी 2004 से 2009 तक। अब हम आते हैं 2009 से 2014 तक की, अर्थात 15वीं लोकसभा। 15वीं लोकसभा में यह आंकड़ा बढ़कर 30% हो गया, यानी 2004 में 24% था, 2009 में 30% हो गया, यानी 6% दागी और बढ़ गए। अभी जो कम थे वो और बढ़ गए। फिर यह आंकड़ा हम 15वीं लोकसभा से 16वीं लोकसभा में आते हैं, यानी 2014 से 2019 के बीच यह आंकड़ा 24 से बढ़कर 30 हुआ, 30 से बढ़कर 16वीं लोकसभा में 34% हो गया। 34%, यानी 10 साल में 14% दागी संसद में और पहुंच गए। और जब दागी पहुंचेंगे तो हमारे लिए क्या आवाज़ उठाएंगे, यह हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। और 17वीं लोकसभा में जब हम पहुंचते हैं, अर्थात 2019 से 2024 तक जो वर्तमान में चल रहा है, यहाँ तो कुछ बात ही निराली है। यहाँ 43% प्रतिनिधि सांसद, यानी कि लगभग आधे सांसद, 543 में 275 सांसद, लगभग 270 सांसद दागी हैं, जिन पर हत्या, लूट, बलात्कार जैसे मुकदमे शामिल हैं, इनमें शामिल हैं। यह हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यह हमारे क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, इन्हें पहुंचाया किसने? हमने और आपने। क्यों पहुंचाया? मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, गिरजाघर के नाम पर, गुरुद्वारे के नाम पर। क्या हमारे बच्चों का भविष्य मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर तो गुरुद्वारों से उज्जवल होगा, या शिक्षा, चिकित्सा, न्याय से उज्जवल होगा? अब दूसरी पे आते हैं, जहां ये दागी होंगे वो आपके बारे में क्या निर्णय लेंगे, क्या सोचेंगे, इस पर आप 2 मिनट का चिंतन अवश्य करिएगा। अब मैं दूसरे पे आता हूं, ये तो दागियों की बात हो गई। अब मैं 14वीं लोकसभा पे आता हूं, इनकी कमाई पे आता हूं।
यहाँ कोई वैश्विक मंदी नहीं आती है। इनकी कमाई पर कोई वैश्विक मंदी नहीं आती है। इनकी पूरी कमाई टैक्स फ्री होती है। और हमारे और आपकी कमाई अगर हम 2.5 लाख रुपए सालाना कमाते हैं तो हमें 5% इनकम टैक्स के दायरे में आ जाते हैं, 2.5 लाख से ऊपर में। लेकिन अब आते हैं 2004 में प्रति सांसद का आंकड़ा कमाई का 1,90,00,000 रुपए था। यानी 14वीं लोकसभा में एक सांसद की आय, औसत आय 1,90,00,000 रुपए थी। लेकिन जब यही 15वीं लोकसभा में पहुंचे, यानी 2004 से 9 के बाद 2009 से 2014 के बीच, तो ये आंकड़ा 5,06,00,000 रुपए हो गया। यानी लगभग 3 गुना बढ़ गया। यानी प्रति सांसद एक साल में 5,06,00,000 रुपए कमा रहा है। अब 16वीं लोकसभा में आते हैं, यानी 2009 से 2014 तक यह आंकड़ा 13 करोड़ रुपए पर सांसद पहुंच गया। यानी एक सांसद एक साल में 13 करोड़ रुपए कमा रहा है। कोई टैक्स नहीं, कोई मंदी नहीं। अब आते हैं 17वीं लोकसभा में 2019 से 2024 जो आज चल रहा है, प्रति सांसद की कमाई का आंकड़ा, औसत आंकड़ा 16 करोड़ रुपए। यानी 1 करोड़ रुपए अगर आपको एक मध्यम वर्गीय परिवार को दे दिया जाए तो अपने एक पीढ़ी तक अपने बच्चों का गुजर बसर कर सकता है। बैंक में डाल करके 6 लाख रुपए सालाना उस पर ब्याज लेकर के, यानी 50,000 रुपए महीना वो कमा सकता है, उसे मिल सकता है। यानी एक सांसद 16 करोड़ रुपए औसत कमा रहा है बिना किसी टैक्स के। कोई टैक्स इस पर नहीं। और वैश्विक मंदी इन पर कभी नहीं आती। वैश्विक मंदी आती है क्लर्क पे, आम आदमी पे, किसान पे, सेना पे, डॉक्टर पे, इंजीनियर पे। हमारे अग्निवीर जो भर्ती हो रहे हैं इन्हें कोई पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन इन सांसदों को, विधायकों को आजीवन पेंशन मिलेगी। एक नहीं, जितनी बार ये सांसद होंगे उतनी बार पेंशन मिलेगी। तो मेरे भाइयों, अपने इस भाई का साथ दीजिए, जागरूक होइए, इनके खिलाफ आवाज उठाइए। भारतीय सर्वधर्म पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, जो बिना डर के, बिना हिचक, बिना किसी प्रलोभन के जनहित में सरकार के खिलाफ, उनके अनीतियों के खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ, उनके द्वारा अपनाए जा रहे सौतेले रवैये के खिलाफ आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपको आपका हक दिलाने की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे भारतीय सर्वधर्म पार्टी की आपके आशीर्वाद की, आपके प्यार की आवश्यकता है। आप जागरूक होइए और सरकार से जवाब लीजिए। जय हिंद, जय भारत।